जब भी कोई नया फ्लाईओवर या बड़ा ब्रिज बनकर तैयार होता है ना, तो उसके ब्लूप्रिंट्स देखिए या डिजाइन पेपर सब बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं। हाँ, ऑब्वियसली इंजीनियर्स ने पूरा लोड वगैरह कैलकुलेट किया होता है, मटेरियल की स्ट्रेंथ टेस्ट की होती है। राइट। पर उस ब्रिज की असली मजबूती का पता किसी नॉर्मल धूप वाले दिन में थोड़ी चलता है। उसका असली टेस्ट तब होता है जब अचानक से कोई मैसिव तूफान आता है या जमीन हिलने लगती है। इंजीनियरिंग की भाषा में इस प्रोसेस को एक स्ट्रेस टेस्ट कहा जाता है। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव डिस्कशन में हम एक्चुअली ठीक ऐसी ही टेस्टिंग को एक्सप्लोर करने वाले हैं। वही मैं सोच रही थी। फर्क सिर्फ इतना है कि ये टेस्ट किसी कंक्रीट या स्टील का नहीं, बल्कि हमारी पॉलिसीज का है, हमारे सिस्टम्स और हमारी तैयारी का है। ग्राउंड रियलिटी पर आते ही उनका पूरा स्ट्रक्चर हिल जाता है। एग्जैक्टली। जब किसी सिस्टम पर अचानक से स्ट्रेस पड़ता है, चाहे वो बायोलॉजिकल रियलिटीज का स्ट्रेस हो, ग्लोबल वॉर्स का, जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, या फिर क्लाइमेट चेंज का एक्सट्रीम तूफान ही क्यों ना हो, तो असल सवाल वहां ये उठता है कि क्या हमारी पॉलिसीज उस झटके को झेल सकती हैं, या फिर जिन रूल्स को एक्चुअली मददगार समझकर बनाया गया था वो उल्टा नुकसान पहुंचाने लगते हैं। यही हमारे आज के इस डिस्कशन का सेंट्रल थीम है, सिस्टेमिक वल्नरेबिलिटीज और पॉलिसी रेडीनेस। आज हम 3 अलग-अलग एडिटोरियल्स का एक डीप एनालिसिस करेंगे। इन आर्टिकल्स के जरिए ये समझने की कोशिश रहेगी कि एक अच्छी इंटेंशन और जमीनी हकीकत के बीच का जो गैप है वो आखिर कितना बड़ा हो सकता है। और ये गैप कई बार उम्मीद से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। सही में। हम शुरुआत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया रुख से जो मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में आया है। फिर हम समझेंगे कि कैसे ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रिस्क्स हमारी इकोनॉमी और क्रूड ऑयल प्राइसेस को एक इनविजिबल तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। और आखिर में बात होगी क्लाइमेट चेंज की, जहां वाटर सबसे बड़ा हथियार बनकर उभर रहा है। राइट। अक्सर हेडलाइंस देख के लगता है कि इन 3 मुद्दों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, पर जब इनकी गहराई में उतरा जाए तो इनके बीच का कनेक्शन बहुत क्लियर और आई मस्ट से हैरान करने वाला होता है। तो चलिए पहले मुद्दे पर आते हैं, जो हमारे वर्क प्लेसेस और वहां बनने वाली पॉलिसीज से जुड़ा है। इस पहले एडिटोरियल का मेन फोकस 13 मार्च 2026 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल डेवलपमेंट पर है। हाँ, जहां सुप्रीम कोर्ट की एक 2 जज बेंच ने, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत हेड कर रहे थे, उन्होंने एक पिटीशन को एंटरटेन करने से सीधा मना कर दिया। एग्जैक्टली। इस पिटीशन में एक्चुअली मांग की गई थी कि पूरे देश में वुमेन वर्कर्स और स्टूडेंट्स के लिए मेंस्ट्रुअल लीव को मैंडेटरी कर दिया जाए। अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही संगीन और रियल इशू है, राइट? आर्टिकल में भी साफ लिखा है कि सिवियर मेंस्ट्रुअल पेन, एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओडी और पीसीओएस जैसी कंडीशंस औरतों के लिए कितनी डिबिलिटेटिंग हो सकती हैं। बिल्कुल। ये एक फिजियोलॉजिकल हकीकत है जिसे सोसाइटी सच में अब तक काफी हद तक इग्नोर ही करती आई है। तो जब ऐसी किसी मांग को कोर्ट अचानक से एंटरटेन नहीं करता तो पहली बार में थोड़ी हैरानी तो होती है, पर इस एडिटोरियल को पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि यहाँ कोर्ट का नजरिया इंटेंशन पर नहीं बल्कि आउटकम पर था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट इस बात से चिंतित था कि अगर एक मैंडेटरी पॉलिसी लागू कर दी गई तो क्या वो इनएडवर्टेंटली औरतों के करियर अपॉर्चुनिटीज को ही खत्म कर देगी। डर इसी अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस का था। राइट। और यहीं से इस एडिटोरियल का एक बहुत बड़ा पॉइंट निकल कर आता है। उन्होंने एक स्पेसिफिक टर्म यूज किया है, बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसको थोड़ा सिंपल करके समझाएंगे? जरूर। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को खोलकर समझे तो इसका मतलब ये है कि किसी इंसान की बायोलॉजी को ही उसकी लिमिट या उसकी डेस्टिनी मान लिया जाए। कोर्ट का क्वेश्चन ये था कि अगर लीव्स मैंडेटरी हो जाती हैं तो प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स जो मोस्टली प्रॉफिट और अनइंटरप्टेड प्रोडक्टिविटी के बेसिस पर चलते हैं, वो औरतों को हायर करने से पहले कई बार सोचेंगे। अगर किसी फीमेल एम्प्लॉय को कोई बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी हो या टॉप लीडरशिप रोल देना हो तो शायद मैनेजमेंट इस मैंडेटरी लीव पॉलिसी को एक लायबिलिटी की तरह देखने लगे। एग्जैक्टली। उनके दिमाग में एक अनकॉन्शियस बायस बैठ जाएगा कि इनकी अवेलेबिलिटी पर हर महीने क्वेश्चन मार्क रहेगा। यानी जो रूल एक्चुअली उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, वही उनके करियर प्रोग्रेशन के आगे एक बड़ी दीवार बन जाएगा। ये तो बहुत बड़ा पैराडॉक्स हो गया। यही सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। और जब हम इंडिया के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी LFPR का डेटा देखते हैं तो हकीकत और भी कॉम्प्लेक्स नजर आती है। आर्टिकल में कुछ फिगर्स थे ना इसके बारे में? हाँ, आर्टिकल के कीबीस के मुताबिक इंडिया में फीमेल LFPR 2017-18 में करीब 33.3% था, जो 2023-24 में जम करके 41.7% हो गया है। वाओ, सरफेस पर तो ये ग्रोथ बहुत शानदार लगती है।
जैसे अचानक से सब कुछ ठीक हो रहा हो और औरतें कॉर्पोरेट सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हों। लेकिन इस डेटा के अंदर का सच थोड़ा डिस्टर्बिंग है। एडिटोरियल इस बात को स्पेसिफिकली हाईलाइट करता है कि ये जो जंप आया है ये कॉर्पोरेट ऑफिसेज में बढ़ती जॉब्स का नतीजा नहीं है। तो फिर ये ग्रोथ आई कहाँ से? ये ग्रोथ लार्जली रूरल डिस्ट्रेस, इनसिक्योर इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट और डेली वेज लेबर की वजह से हुई है। यानी मजबूरी में औरतें ऐसी जॉब्स कर रही हैं जहां कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल नज़रिए से सोचना पड़ेगा। एक ऐसी औरत जो खेत में मजदूरी कर रही है या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंट उठा रही है, अगर वहाँ उस पर एक ब्लैंकेट मैंडेटरी पॉलिसी थोप दी जाए तो क्या होगा? वहाँ तो कोई फॉर्मल एचआर डिपार्टमेंट नहीं बैठा है ना? बिल्कुल नहीं। ऐसी इनफॉर्मल इकोनॉमी में तो कई औरतें अपनी दिन की दिहाड़ी अफोर्ड ही नहीं कर सकती खोना। भले ही उन्हें लीगल राइट मिल जाए, पर अगर उन्होंने लीव ली तो उस दिन उनके घर में खाना नहीं बनेगा। हाँ, और इसीलिए ब्लैंकेट अप्रोच कभी ऑन ग्राउंड काम नहीं करता। और इसी लॉजिक से सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को पूरी तरह डिसमिस नहीं किया, बल्कि स्टेट्स को वॉलंटरी इनिशिएटिव्स लेने के लिए इनकरेज किया है, क्योंकि हर स्टेट की इकोनॉमी और डेमोग्राफिक बहुत अलग होती है। सही बात है। कुछ स्टेट्स ने इस डायरेक्शन में अलग अलग मॉडल्स ट्राई भी किए हैं। जैसे ओडिशा का मॉडल है, जहां 55 साल तक की वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को महीने में एक एक्स्ट्रा छुट्टी मिलती है। अच्छा। और केरला का भी तो एक अप्रोच था इसमें। हाँ, केरला ने एक अलग अप्रोच ली है। वहाँ आईटीआईज और यूनिवर्सिटीज में फीमेल ट्रेनीज को मेंस्ट्रुअल लीव दी जाती है। और अभी तो कर्नाटका के केस काफी हेडलाइंस में चल रहा है। उन्होंने तो एक स्टेप आगे बढ़कर पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में 52 साल तक की औरतों के लिए एक दिन की लीव का ऑर्डर निकाल दिया था। पर जैसा कि एक्सपेक्टेड था, उसे वहाँ के हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। तो हमारे देश में ये मुद्दा अभी एक ट्रायल और एरर फेज में ही चल रहा है। मैं एक बात और सोच रही थी, जैसे स्पेन जैसी जगह जहां लेबर लॉज ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग और प्रोग्रेसिव माने जाते हैं, वहां तो ऐसी पॉलिसी स्मूथली चलनी चाहिए थी ना? आई मीन, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स इस बारे में क्या कहते हैं? वहां का डेटा और भी ज्यादा सरप्राइजिंग है एक्चुअली। स्पेन ने 2023 में जब ये लेजिस्लेशन पास किया था तो उसे हिस्टोरिक फॉर फेमिनिस्ट प्रोग्रेस का टैग दिया गया था। सब बहुत खुश थे। राइट, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। पर नतीजा क्या निकला? एक साल बाद जब ग्राउंड रियलिटी देखी गई तो पता चला कि बहुत ही कम औरतों ने इस राइट को प्रैक्टिकली एक्सरसाइज किया। इसका रीजन सोशल स्टिग्मा भी था और मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करने जैसी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी थी। मतलब रूल्स बन गए पर लोग उसे यूज नहीं कर पा रहे। और ज़ैम्बिया का भी एक एग्जाम्पल मेंशन किया था एडिटोरियल ने। हाँ, ज़ैम्बिया में इस पॉलिसी के मिसयूज और वर्कप्लेस फ्रिक्शन की काफ़ी रिपोर्ट्स आई हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर भी रिजल्ट बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट नहीं है। इसका मतलब सिर्फ एक कानून पास कर देना ही सोल्यूशन नहीं है। और इस एडिटोरियल का काउंटर आर्ग्यूमेंट भी ठीक यही पॉइंट उठाता है। ऑथर मानता है कि औरतें ऑलरेडी वर्कप्लेस पर काफ़ी डिसएडवांटेज्ड है। उन्हें अनइक्वल पे, लैक ऑफ प्रमोशंस जैसे सिस्टेमिक बैरियर्स हर रोज फेस करने पड़ते हैं। तो सोल्यूशन इस बायोलॉजिकल रियलिटी को कंप्लीटली इग्नोर करना तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, बल्कि ऑथर सजेस्ट करता है कि पॉलिसी को फ्लेक्सिबल बनाना होगा। आई मीन, वर्क प्लेसेस पर फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स और मेडिसिन प्रोवाइड की जाएं, और जो पुराने सिक लीव या अर्न लीव प्रोविजंस है उन्हीं को इस तरह रिस्ट्रक्चर किया जाए कि औरत बिना किसी स्पेशल टैग या स्टिग्मा के अपनी ज़रूरत के हिसाब से आराम ले सके। वही मैं कह रहा था, अगर एक कंसल्टेशन बेस्ड पॉलिसी बनेगी जिसमें एक्चुअली ऑन ग्राउंड स्टेक होल्डर्स जैसे एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, मेडिकल एक्सपर्ट्स ये सब शामिल होंगे, तभी हम उस बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म के ट्रैप से बच पाएंगे। राइट, 2024 में ऐसे ही कंसल्टेशन की तजवीज़ भी रखी गई थी। वैसे पता है, ये पूरा सिनेरियो मुझे किसी इंटेंस स्पोर्ट्स मैच जैसा लग रहा है। अच्छा, कैसे? मान लीजिए कि किसी गेम में रूल कमेटी को लगता है कि प्लेयर्स को इंजरी से बचाना बहुत ज़रूरी है, तो वो एक नया सेफ्टी गियर पहनना मैंडेटरी कर देते हैं। इंटेंशन एकदम प्योर है कि भाई साहब कोई घायल ना हो। हाँ, साउंड लॉजिक है। पर रियलिटी में वो गियर इतना हैवी होता है कि उसको पहनने के बाद प्लेयर की स्पीड और एजिलिटी ही आधी रह जाती है। वो सेफ तो हो गया, पर वो प्रैक्टिकली मैच हार जाएगा क्योंकि अब वो बाकियों से कम्पीट ही नहीं कर सकता। रूल ने प्रोटेक्ट किया पर इफेक्टिवली उसको गेम से बाहर कर दिया। वाह, ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है इस सिचुएशन के लिए। पॉलिसी मेकिंग में स्टेक होल्डर्स के साथ प्रॉपर कंसल्टेशन ही वो टूल है जो उस हैवी सेफ्टी गियर को लाइटवेट और फंक्शनल बना सकता है। बिना समझे थोपे गए रूल्स हमेशा अपने साथ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस लाते हैं। बिल्कुल,
और इस अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस की ठीक ऐसी ही एक और जिंदा मिसाल हमें आज ग्लोबल लेवल पर देखने को मिल रही है। आप क्रूड ऑयल वाले एडिटोरियल की तरफ इशारा कर रही हैं? एग्जैक्टली अगर वेल मीनिंग वर्कप्लेस पॉलिसीज एक इकोनॉमी में हायरिंग डेटा को अचानक से हिला सकती हैं, तो जरा सोचिए जब ग्लोबल स्केल पर डर और जियोपॉलिटिकल टेंशंस का तूफान आता है तो क्या होता है। चलिए ह्यूमन कैपिटल से हटकर फिजिकल कैपिटल की तरफ बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं क्रूड ऑयल की, जिसे हमारा दूसरा एडिटोरियल बहुत गहराई से कवर करता है। पहले तो क्या होता था, सप्लाई कम हुई तो प्राइस बढ़ा, सप्लाई ज्यादा हुई तो प्राइस घटा। सिंपल, पर अब कहानी कुछ और ही है। आज के एनर्जी मार्केट्स में सप्लाई डिमांड का बेसिक इकोनॉमिक्स अप्लाई होना ऑलमोस्ट बंद हो गया है। इस दूसरे आर्टिकल की हेडलाइन ही बताती है कि आज प्राइसेस जियोपॉलिटिकल रिस्क के गहरे शैडो में ड्राइव हो रहे हैं। डेटा क्या कहता है इस पे? अगर हम पिछले हफ्ते का ही डेटा देखें तो वेस्ट एशिया में वॉर के चलते क्रूड ऑयल के दाम $118 पर बैरल तक जंप कर गए। जरा कॉन्टेक्स्ट के लिए देखिए, मिड दिसंबर 2025 में ब्रेंट क्रूड सिर्फ $57.56 पर था। ओ वाओ, यानी कुछ ही महीनों के अंदर 100% से ज्यादा का सर्ज। ये तो बहुत ही मैसिव जंप है। और ये 100% सर्ज इसलिए ज्यादा हैरान करता है क्योंकि टेक्निकली जमीन से तेल निकालना बंद थोड़ी हुआ था। वही तो, इस एडिटोरियल के ऑथर, जो एक्चुअली पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के वेटरन रह चुके हैं, उन्होंने एक बहुत क्लियर पिक्चर ड्रॉ की है यहाँ। पहले जब किसी एक रीजन में टेंशन होती थी तो क्रूड बैरल्स किसी ना किसी दूसरे राउट से ग्लोबल मार्केट तक पहुंच ही जाते थे। लेकिन आज के कॉन्फ्लिक्ट्स ने प्योरली फिजिकल और टैंजिबल बैरियर्स खड़े कर दिए हैं, और उस बैरियर का सबसे बड़ा कारण है हमारे मैरीटाइम चोक पॉइंट्स की डीप वल्नरेबिलिटी। या इन चोक पॉइंट्स के बारे में मैंने पढ़ा था, ये एसेंशियली ग्लोबल ट्रेड की ऐसी आर्टरीज हैं जो इतनी फ्रेजाइल है कि एक हल्की सी ब्लॉकेज पूरी दुनिया की सांस रोक सकती है। बिल्कुल सही। दुनिया का लगभग 20% ऑयल कंजम्पशन अकेले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। 20%? सिर्फ एक पतले से रास्ते से? हाँ, और इसके अलावा 10% सी बॉर्न क्रूड बाब एल मंदेब और सुएज कॉरिडोर जैसी पतली समुद्री रास्तों से होकर जाता है। जब इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो प्रोडक्शन में कोई एक्चुअल कट नहीं हुआ, पर रूट्स कंप्लीटली अनसेफ होने की वजह से लगभग 20% ग्लोबल सप्लाईज इफेक्टिवली साइडलाइन हो गई। तो यहाँ पर आम लोगों के लिए इसके मैकेनिक्स समझना जरूरी है। जब एक रास्ता बंद होता है तो जहाज को मजबूरन अफ्रीका का पूरा चक्कर लगा के जाना पड़ता है। इस रूट चेंज की वजह से सीधा असर किस पर पड़ता है? फ्रेट कॉस्ट और वॉर रिस्क चार्जेस पर। एग्जैक्टली। कमर्शियल शिप्स को डर लगता है कि उन पर सीधा अटैक हो सकता है। लंबे रूट का मतलब है हफ्तों का एक्स्ट्रा ट्रैवल टाइम और हजारों गैलन एक्स्ट्रा फ्यूल का खर्चा। इस सब के चलते सुपर टैंकर्स के डेली रेट्स प्रैक्टिकली डबल हो चुके हैं, राइट? शिपिंग इंश्योरेंस प्रीमियम्स आसमान छू रहे हैं और बड़ी कंटेनर कंपनीज ने अपने बिल्स में इमरजेंसी कॉन्फ्लिक्ट सरचार्जेस जोड़ दिए हैं। आखिर में ये सारा बोझ इंपोर्टिंग देश के अंदर पेट्रोल की कीमत बनकर फूटता है। और इसी पॉइंट पर एक और मैकेनिज्म प्ले में आता है जिसे एडिटोरियल ने फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ ऑयल कहा है। फाइनेंशियलाइजेशन? यानी ऑयल अब सिर्फ फिजिकल लिक्विड नहीं रहा जिसे बर्न करके मशीन चलाई जाए। वही बात, ऑयल अब एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल एसेट बन चुका है। फ्यूचर्स, ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स के जरिए इसकी प्रॉपर ट्रेडिंग होती है। जब भी दुनिया में कहीं अचानक टेंशन बढ़ती है तो बड़े इन्वेस्टर्स अपना पैसा बचाने के लिए ऑयल को एक इन्फ्लेशन हेज की तरह यूज करने लगते हैं। तो इसका मतलब एक ट्रेडर जो न्यूयॉर्क में अपने एसी कमरे में बैठा है, उसको एक्चुअली इस बात से मतलब नहीं है कि बैरल उसके पास फिजिकल फॉर्म में आएगा या नहीं। बिल्कुल नहीं, उसे सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। वो टेंशन देखता है न्यूज़ पर और फ्यूचर में ऑयल महंगा होने के डर से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदने लगता है। डिमांड उतनी ही है, तेल उतना ही निकल रहा है जमीन से, पर ये जो फियर बेस्ड स्पेक्यूलेशन है वो प्राइसेस को आसमान तक ले जाता है। ये तो बिल्कुल किसी कैब हीलिंग ऐप के सर्च प्राइसिंग जैसा मैकेनिज्म हो गया। हाँ, ये कंपैरिजन काफी हद तक सटीक है। I mean, सोचिए बारिश का मौसम है, सड़क पे शायद उतनी ही कैब्स घूम रही हों, किसी कैब की कमी ना हो, पर जैसे ही आसमान में काले बादल आते हैं, लोगों के डर और पैनिक की वजह से ऐप का एल्गोरिदम प्राइसेस सीधा डबल कर देता है। यहाँ एक्चुअल स्कैर्सिटी थी ही नहीं, सिर्फ स्कैर्सिटी का डर था। सही पकड़ा। तो इस डर या साइकोलॉजिकल वॉलेटिलिटी को काउंटर करने के लिए फिर गवर्नमेंट्स एक्चुअली क्या कर रही हैं आजकल? यहीं पर रोल आता है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स यानी एसपीआरस का। राइट। इन रिजर्व्स का ओरिजिनल पर्पस हिस्टोरिकली तो ये होता था कि अगर सच में तेल आना बंद हो जाए कहीं से, तो देश इमरजेंसी में कुछ दिन तक इन रिजर्व से अपना काम चला सके। पर आज के टाइम में इनका फंक्शन कंप्लीटली इवॉल्व हो गया है।
आर्टिकल एक मेजर एग्जांपल देता है जहां G7 लीडर्स ने हाल ही में 400 मिलियन बैरल्स रिलीज करने का अनाउंसमेंट किया। ये वॉल्यूम लगभग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के 20 दिन के टोटल ट्रैफिक के बराबर है। ओह, तो इस अनाउंसमेंट का मेन मोटिव फिजिकल सप्लाई बढ़ाना नहीं था, बल्कि मार्केट में बैठे उन स्पेक्यूलेटर्स के उस डर को शांत करना था। और जैसे ही ये सेंटिमेंट थोड़ा स्टेबलाइज हुआ, प्राइसेस में एक्चुअल गिरावट आनी शुरू हो गई। एग्जैक्टली। सेंटिमेंट्स कंट्रोल करना आज फिजिकल सप्लाई कंट्रोल करने से ज्यादा जरूरी हो गया है। पर एक सेकंड, इस सारी डिस्कशन में एक नेचुरल काउंटर आर्ग्यूमेंट भी तो सामने आता है। हम पिछले एक दशक से एनर्जी ट्रांजिशन की बातें सुन रहे हैं, राइट? सोलर पैनल्स, विंड एनर्जी और ईवीज इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं मार्केट में। तो एक समय तो आना चाहिए ना जब इस क्रूड ऑयल की इन जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का असर हम पर कम हो जाए। ये थॉट लॉजिकल है, पर रियलिटी चेक ये है कि अभी भी ट्रांसपोर्ट, एविएशन और सबसे इंपॉर्टेंट पेट्रोकेमिकल्स के लिए क्रूड ऑयल टोटली रिप्लेसेबल है, उसको हटा नहीं सकते। ग्लोबल डिमांड आज भी 105 मिलियन बैरल्स पर डे पर जिद्दी बनकर बनी हुई है। ये नंबर्स तो डराने वाले हैं। और यही वजह है कि इंडिया जैसी मेजर इंपोर्टिंग कंट्री के लिए ऑयल सिक्योरिटी का पूरा नुस्खा ही बदल चुका है। पहले पॉलिसी सिर्फ ये होती थी कि डिप्लोमेसी अच्छी रखो, दोस्ती रखो, ताकि हमें तेल खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट्स बिना रुकावट मिलते रहें। पर आज सिर्फ डिप्लोमेसी से काम नहीं चलेगा। आज रेजिलियंस का मतलब सिर्फ फिजिकल सप्लाई चेन को मेंटेन करना नहीं रहा। आज सिक्योरिटी का असली मतलब है कि आपके पास कॉम्प्लेक्स मैरीटाइम ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स होने चाहिए। सही बात है। अगर इंटरनेशनल बैंकिंग चैनल बंद हो जाए कल को, तो क्या आपके पास ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स रेडी हैं? अगर वेस्टर्न कंपनीज शिप्स को इंश्योरेंस देने से मना कर दें, तो क्या हमारी शिपिंग लाइंस के पास अपनी खुद की रोबस्ट इंश्योरेंस मैकेनिज्म है? रिस्क अब खुद में एक सबसे बड़ा फैक्टर बन गया है। तो क्लियर मैसेज ये निकलता है कि फ्यूचर में वही इकोनॉमी सर्वाइव करेगी जो सिर्फ रॉ रिसोर्सेज जमा करने में नहीं, बल्कि उन कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स को स्मूथली नेविगेट करने में मास्टर होगी। बिल्कुल, सिस्टमिक वल्नरेबिलिटी यही है। अच्छा, हमने देखा कि पॉलिसी इंटेंशन कैसे बैकफायर करती है। हमने देखा कि फाइनेंशियल स्पेक्यूलेशन कैसे क्रूड ऑयल को पूरी तरह हिलाकर रख देता है। अब इस एनालिटिकल थ्रेड को पकड़कर हम अपने तीसरे और आखिरी एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ग्लोबल ऑयल सिक्योरिटी अब प्योरली अनसीन सिस्टम्स जैसे मैरिटाइम और फाइनेंशियल रूट्स की रेजिलियंस पर आश्रित है, ठीक वैसा ही सिस्टम लेवल शिफ्ट हमारे सबसे जरूरी नेचुरल रिसोर्स में आ रहा है, पानी। ये मुद्दा सबसे क्रिटिकल है। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए वाटर मैनेजमेंट को अब हम पुराने सिविक प्लम्बिंग की तरह नहीं देख सकते। ये तीसरा आर्टिकल बहुत ही टाइमली इंसाइट देता है हमें। इसका बैकड्रॉप नवंबर 2025 में बेलेम, ब्राजील में हुआ COP30 है ना? इस ग्लोबल समिट को ऑफिशियली कॉप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कहा गया। हाँ, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल सालों से चली आ रही एडाप्टेशन की एब्स्ट्रैक्ट, वेग और थियोरेटिकल बातों को एक्चुअली एक तरफ रखकर उसे एक अकाउंटेबल नंबर्स बेस्ड डिसिप्लिन में बदल दिया गया, और इस सारे एडाप्टेशन शिफ्ट के सेंटर में पानी को रखा गया। और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है। ऑथर्स ने बहुत सिंपल और ठोस तरीके से समझाया है कि जब हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं तो उसका सबसे विसरल और डायरेक्ट असर इंसान पानी के रूप में ही झेलता है जमीन पर। दुनिया भर में और हमारे अपने देश में हम इसे रियल टाइम में देख रहे हैं। सच में, फ्लड्स लिटरली एंटायर सिटीज का मैप बदल रहे हैं। प्रोलॉन्ग ड्रॉट से रूरल इकोनॉमीज कंप्लीटली बर्बाद हो रही हैं। हमारी हिमालयन रिवर्स तेजी से डिस्टेबलाइज होती जा रही हैं। और एराटिक मॉनसून्स डायरेक्टली हमारी फूड सिक्योरिटी और किसान पर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो इन्हीं सब अनप्रेडिक्टेबल तूफानों से बचने के लिए COP30 में कुछ बेलेम एडेप्टेशन इंडिकेटर सेट किए गए। ये ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी में एक मैसिव ब्रेक थ्रू था अपने आप में। पहली बार ग्लोबल क्लाइमेट इंडिकेटर्स ने वॉश यानी वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन को एक फॉर्मल अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क में डाला है। UAE फ्रेमवर्क के अंडर अब टोटल 59 इंडिकेटर्स बनाए गए हैं। इनमें 2 मेन क्लस्टर्स इंटेंसिवली काम करते हैं। वो 2 क्लस्टर्स क्या है? पहला क्लस्टर प्योरली फोकस करता है क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर और सैनिटेशन सिस्टम्स बनाने पर, और दूसरा फोकस है रिस्क गवर्नेंस पर, जिसमें 2027 तक यूनिवर्सल मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को ग्राउंड पर उतारने का क्लियर और स्ट्रिक्ट टारगेट है। अब अगर हम स्पेसिफिक होकर अपने देश की बात करें तो ये इंटरनेशनल इंडिकेटर्स इंडिया के लिए क्या मायने रखते हैं? एडिटोरियल बताता है कि अच्छी बात यह है कि इंडिया इस रेस में बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा है। हमारे देश का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क
काफी हद तक इन गोल्स के साथ ऑलरेडी अलाइन हो चुका है। हाँ, 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का फॉर्मेशन अपने आप में अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एक सिंगल छत के नीचे लाने का बड़ा स्टेप था। उसके बाद हमारा वाटर विजन 2047 आया, पर यहाँ मुझे इस आर्टिकल का सबसे फैसिनेटिंग एलिमेंट लगा NAQUIM 2.0, यानी नेशनल एक्विफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। NAQUIM 2.0? ये पहली बार सुन रही हूँ मैं इतनी डिटेल में। ये गेम चेंजर क्यों है? ये इसलिए गेम चेंजर है क्योंकि ये सिर्फ जमीन के नीचे पानी का एक बोरिंग 2D मैप नहीं बना रहा। एक्विफर्स असल में जमीन के नीचे के नेचुरल वाटर बैंक्स होते हैं, राइट? ये प्रोग्राम उनके 3D वॉल्यूम, उनके फ्लो डायरेक्शन और एक्सट्रैक्शन लिमिट्स को साइंटिफिकली मेजर कर रहा है और उनके लेवल पर प्रैक्टिकल मैनेजमेंट प्लान्स बना रहा है। ओह वाओ, 3D मैपिंग, ये तो बहुत एडवांस्ड है। और इसके साथ ही नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, या जिसे हम NMCG कहते हैं, वो भी अब सिर्फ नालियों का सीवेज ट्रीट करने तक लिमिटेड नहीं रहा। उसमें अब रिवर की बायोडाइवर्सिटी रिस्टोर करना और रिवर्स का डिजिटल मॉनिटरिंग करना भी एक कोर मैंडेट बन चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस तो बन रहा है, ये सच है, पर प्रॉब्लम वही वापस आती है स्ट्रेस टेस्ट की। ऑथर्स ने 3 बहुत ही डेंजरस सिस्टमिक रिस्क्स को पॉइंट आउट किया है जो आने वाले वक्त में इस पूरी तैयारी को फेल कर सकते हैं। राइट, पहला रिस्क उन्होंने बताया है वाटर स्कैर्सिटी का, जो कि अर्बन एरियाज में अभी भी बहुत अक्यूट है। इसका सोल्यूशन सिर्फ नई पाइप्स बिछाना नहीं हो सकता, बल्कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का क्लाइमेट स्ट्रेस टेस्ट करना है। यानी अगर कल को 100 साल की सबसे बड़ी बारिश एक ही दिन में हो जाए या लगातार 3 साल तक भयंकर सूखा पड़ जाए, तो क्या वो नए सिस्टम्स कंप्लीटली कोलैप्स हो जाएंगे या एक्चुअली फंक्शनिंग रहेंगे? ये इंश्योर करना पड़ेगा। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना रिजिलिएंट बनाने के लिए जो दूसरा रिस्क हाईलाइट किया गया है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगा। एडेप्टेशन फाइनेंस। फाइनेंस सबसे बड़ी दीवार। ग्लोबली ये फिगर्स प्राउडली दिए जाते हैं कि सालाना $1.3 ट्रिलियन मोबिलाइज किया जाएगा इन एडेप्टेशन टारगेट्स को मीट करने के लिए। लेकिन एक्चुअली में ये इतना बड़ा अमाउंट जमीन तक आएगा कैसे? उसके ऑपरेशनल पाथवेज बिल्कुल धुंधले और अनक्लियर हैं। और इसी पॉइंट पर आर्टिकल का स्ट्रॉन्ग स्टैंड ये है कि वाटर प्रोजेक्ट्स को अब हम एक रेगुलर म्युनिसिपल एक्सपेंस की तरह ट्रीट ही नहीं कर सकते। इन्हें हार्डकोर क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट्स का दर्जा देना पड़ेगा, तभी इंटरनेशनल और प्राइवेट फंड्स इनमें ओपनली आएंगे। बिल्कुल। और तीसरा रिस्क जो डायरेक्टली हमारी टेक कैपेबिलिटीज को क्वेश्चन करता है, वो है डिजिटल फ्रैगमेंटेशन। हमारे पास देखिए हाइड्रोलॉजिकल सेंसर्स हैं, हर जगह मीटेरोलॉजिकल डेटा है, पर इशू ये है कि डेटा अलग अलग साइलोज में पड़ा हुआ है। हाँ, जब बात आती है AI ड्रिवन रियल टाइम इंटीग्रेशन की, ताकि एक आम लोकल बॉडीज की डेली प्लानिंग और बजटिंग में ये डेटा इंस्टेंटली यूज हो सके, वहाँ हम अभी भी उन डिस्कनेक्टेड पुराने सिस्टम्स की तरह काम कर रहे हैं। एक और डेटा पॉइंट जो मुझे इस एडिटोरियल का सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग हिस्सा लगा, वो था एग्रीकल्चर का मीथेन फुटप्रिंट। हम गाड़ियों के धुएं की और फैक्ट्रीज की तो बहुत बात करते हैं, पर एग्रीकल्चर अकेले 40% एंथ्रोपोजेनिक मीथेन एमिशंस के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, खासतौर पर हमारे राइस कल्टीवेशन और लाइव स्टॉक की वजह से। सच में, चावल के खेत एसेंशियली मैनमेड वेटलैंड्स ही होते हैं जहां बैक्टीरिया हेवी अमाउंट में मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। इस रियलिटी के चलते अब वाटर यूज एफिशिएंसी और वेस्ट वाटर रीयूज सिर्फ पानी बचाने की एक अच्छी आदत नहीं रह गए हैं, ये अब हार्डकोर क्लाइमेट मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज बन चुके हैं। और इन्हीं सारी चीजों को, डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग को एक साथ जोड़ने को ही कन्वर्जेंस कहते हैं। आर्टिकल का मेन आर्ग्यूमेंट भी यही है कि इंडिया के पास पॉलिसीज, डेडिकेटेड मिशंस और एडवांस टेक, जैसे कि हमारा एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है। असली चैलेंज अब किसी बिल्कुल नई चीज का आविष्कार करना नहीं है, बल्कि जो रिसोर्सेज और डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, उन्हें इफेक्टिवली एक दूसरे के साथ सिंक करना है। मैं इस कन्वर्जेंस की बात को आज के एक नॉर्मल स्मार्टफोन से कंपेयर करना चाहूंगी। मान लीजिए हमारे देश के स्मार्टफोन डिवाइस में सारी अमेजिंग और टॉप टियर ऐप्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। जल शक्ति ऐप है, NAQUIM 2.0 ऐप है, NMCG ऐप है। हाँ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रेडी हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि ये सारी ऐप्स अलग अलग फंक्शन कर रही हैं। अब एक्चुअली वक्त आ गया है कि हम इस फोन का बेसिक OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ही अपग्रेड करें। जब OS अपग्रेड होगा, तब ये सारी ऐप्स एक दूसरे के साथ रियल टाइम में डेटा शेयर करेंगी और एक ऐप के इनपुट्स दूसरे के आउटपुट्स को स्मार्टली ड्राइव करेंगे। ये एनालॉजी बहुत क्लियर पिक्चर देती है।
लेकिन मैं आपसे एक ब्लंट सवाल पूछना चाहती हूँ। एक तरफ हम ये AI, OS और कन्वर्जेंस की लंबी चौड़ी थियोरेटिकल बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ अडैप्टेशन फाइनेंस का वो $1 ट्रिलियन गैप मुंह बाए खड़ा है। तो क्या ऑन ग्राउंड पैसा आए बिना ये बेलम इंडिकेटर्स और डैशबोर्ड सिर्फ पेपर्स पर अच्छे दिखने वाले चार्ट्स बनकर नहीं रह जाएंगे? देखिए, बिना कैपिटल के किसी भी पॉलिसी का डीपली जमीन पर उतरना नामुमकिन होता है। ये एक बिटर ट्रूथ है। फाइनेंस का लैक अच्छे से अच्छे मास्टर प्लान को एक यूजलेस पेपर वेट बना सकता है, लेकिन यही बात हमें वापस उस सिस्टमिक रिजिलियंस के कोर पर ले आती है। कैसे? इंडिया के लिए ये टाइम इसलिए इतना पिवटल है क्योंकि देखिए, पैसा आज नहीं तो कल आएगा ही, पर सिस्टम की तैयारी तो आज ही होनी चाहिए ना। अगर हम अपने उन सारे मिशंस को, इन नए मैट्रिक्स और अवेलेबल फंड्स को पहले से इफेक्टिवली अलाइन कर लेते हैं, तो हमारी आने वाली जनरेशन्स की रेजिलियंस इस बात से तय नहीं होगी कि हमने कितने नए डैम या वाटर प्लांट्स खड़े कर दिए। तो किस बात से तय होगी? बल्कि इस बात से मेजर होगी कि जब सच में अगला सीवियर ड्रॉट आएगा या सुपर साइक्लोन हिट करेगा, तो क्या हमारा सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स होने के बजाय अडैप्टेबिलिटी दिखाते हुए अपने नागरिकों को कंटिन्यूसली सर्व कर पाएगा। इंडिया इस अलाइनमेंट के जरिए पूरे ग्लोबल साउथ यानी डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट और कॉन्फिडेंस सेट कर सकता है। ये एक बहुत ही पावरफुल थॉट है। और अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हमारी आज की इस पूरी डीप डाइव डिस्कशन का कॉमन थ्रेड भी यही निकल कर आया है। हर थीम आपस में जुड़ी हुई है। बिल्कुल, चाहे वो विमेन वर्कफोर्स को प्रोटेक्ट करने के नाम पर बनने वाले उन रूल्स की बात हो जहां हमें एक्चुअली बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म के अनइंटेंडेड ट्रैप से बचना है और वर्कप्लेस फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, या फिर ग्लोबल ट्रेड रूट्स की बात हो जहां क्रूड ऑयल की चिंता अब सिर्फ फिजिकल सप्लाई से उठकर कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल और मैरिटाइम रिस्क्स को एफिशिएंटली नेविगेट करने पर टिक गई है, या फिर आखिर में हमारे वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रिक्ट क्लाइमेट स्ट्रेस टेस्टिंग हो। हर सिचुएशन में मैसेज और लेसन एक ही झलकता है। इस वॉलेटाइल और तेजी से बदलते हुए वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए किसी पॉलिसी के सिर्फ पेपर पर लिखे गए इंटेंशन से कहीं ज्यादा जरूरी उस पॉलिसी की ऑन ग्राउंड अडेप्टेबिलिटी होती है और उसके पूरे सिस्टम की आपस में जुड़ने की ताकत यानी सिस्टेमिक रेजिलियंस होती है। उन्हें ठोस डेटा और फ्लेक्सिबल डिजाइन के साथ फेस करते हैं। एक इनफ्लेक्सिबल सिस्टम, चाहे वो कानून की शक्ल में हो, ग्लोबल सप्लाई चेन की शक्ल में हो या फिर कंक्रीट के डैम की शक्ल में हो, वो आखिर में बड़ा तूफान आने पर टूट ही जाता है। वही बात है। तो वापस आते हैं हमारी उस ब्रिज वाली एनालॉजी पे जहां से हमने आज शुरुआत की थी। आज की इन तीनों कॉम्प्लेक्स मुद्दों ने हमें ये प्रैक्टिकली समझाया कि इंटेंशन भले ही कितनी भी नोबल क्यों ना हो, स्ट्रेस टेस्ट के बिना सबसे स्ट्रांग लगने वाली पॉलिसीज भी बुरी तरह फेल हो सकती हैं जमीन पर। इन 3 आर्टिकल्स ने सच में किसी भी आम न्यूज हेडलाइन को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव दे दिया है। जरूर। तो आखिर में आज सभी को इस मुद्दे पर एक सवाल जरूर सोचना चाहिए। जरा अपने आसपास नजर डालिए, अपनी खुद की इंडस्ट्री, आपसे जुड़े हुए इंस्टीट्यूशंस या हमारी इस सोसाइटी में ऐसे कौन से वेल इंटेंशन्ड रूल्स और सिस्टम्स काम कर रहे हैं जो शायद पेपर पर तो बहुत ही अच्छे लगते हैं पर जमीनी हकीकत के एक छोटे से झटके से पूरी तरह बिखर सकते हैं। उन्हीं फ्रैजाइल सिस्टम्स को समय रहते पहचानना और उनका OS अपग्रेड करके उन्हें एक्चुअली रिजिलिएंट बनाना, यही असली चैलेंजेस हैं जो हमें आगे मिलकर फेस करने हैं। बिल्कुल। आज के इस थॉट प्रोवोकिंग डीप डाइव में बस इतना ही। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सुलझाने और नए कनेक्शंस एक्सप्लोर करने के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अलविदा।